हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर हिंदी गद्य पढ़ते हैं तो जो आपका नया सिलेबस है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपके हिंदी गद्य का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है और उसकी क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपकी सभी यूनिट्स को एक सीक्वेंस में सीरियल वाइज यूनिट वाइज कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आपको अपने हिंदी गद्य की सभी यूनिट्स के हर टॉपिक मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम आपका यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें कई टॉपिक्स को हमने कवर भी कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है एकांकी। देखिए, एकांकी जो है वो एक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। तो देखिए, जो एकांकी है वो एक नाटक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये नाटक का अंक है। जो एकांकी है वो अपने आप में एक अलग रचना होती है, मतलब नाटक की तरह ही होती है, मगर नाटक का अंक नहीं होता। ये अपने आप में एक पृथक यानी एक अलग रचना होती है। ओके, आइए एकांकी नाटक का स्वरूप पढ़ते हैं। एकांकी नाटक आधुनिक काल में विकसित एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। यानी एकांकी जो नाटक है इसका जो विकास हुआ है वो आधुनिक काल में हुआ है। आधुनिक जीवन में समय की कमी वाले तत्व ने इसके विकास में विशेष सहयोग दिया है। देखिए, एकांकी नाटक की जो परिभाषा विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एकांकी नाटक को प्रस्तुत किया है। उनके सारांश रूप में कहा जा सकता है कि एकांकी नाटक एक अंक वाला छोटा नाटक होता है। उसकी संपूर्ण कथा एक ही अंक में पूर्ण और समाप्त हो जाती है। यानी एक ऐसा नाटक होता है, देखिए जो नाटक होते हैं उसमें अलग अलग दृश्य होते हैं, अलग अलग अंक होता है। तो जो एकांकी नाटक होता है ना, तो ये मतलब एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, मतलब छोटे रूप में ही समाप्त हो जाता है, मतलब एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। एकांकी एक ऐसी संक्षिप्त नाट्य रचना है। संक्षिप्त का मतलब छोटा, जैसे हम और नाटकों में देखते हैं दृश्य 1, 2, 3 होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक ना। ये अपने आप में एक छोटा संक्षिप्त नाटक होता है जिसमें गिने चुने पात्रों के माध्यम से कोई विशिष्ट जीवन सत्र एकाग्रता के साथ अभिव्यक्त होता है। यानी इस नाटक में बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी नहीं होते हैं, गिने चुने कुछ कैरेक्टर के द्वारा ही जीवन की जो सच्चाई होती है उसको दिखा दिया जाता है इस नाटक में। उसमें व्यापक मानव जीवन का नहीं अपितु मनुष्य के जीवन अथवा चरित्र का कोई एक ही अंग अथवा पहलू चित्रित किया जाता है। यानी इसमें मानव जीवन का नहीं बल्कि किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है, उसका जीवन होता है, उसको इसमें दिखाया जाता है। और आपके सिलेबस में एक एकांकी भी है, दीपदान, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए, एकांकी वस्तुतः मानव जीवन के मर्म का उद्घाटन करने वाली एक विधा है। एकमात्र मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं होता है, उसमें मानव जीवन की भाव भूमि को दृढ़ता प्रदान करना संकल्प रहता है। यानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि मानव जीवन की जो भाव भूमि होती है उसको भी दिखाना इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए, आपकी अगली हेडिंग है हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक। ओके, देखिए हिंदी एकांकी नाटक की परंपरा कहाँ और कब से प्रारंभ होती है, इस संबंध में काफी मतभेद है। यानी कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है कि कब से हिंदी नाटक शुरू हुआ है, हिंदी एकांकी नाटक शुरू हुआ है। कुछ लोग ईसा की 19वीं शताब्दी में लिखे गए गीति नाटकों, इंदर सभा, बंदर सभा आदि को एकांकी का प्रारंभिक रूप मानते हैं। आधुनिक एकांकी को देखते हुए खींचतान की ही है, यानी किसी ने किसी एकांकी को पहले एकांकी मानी, किसी ने अलक्षण को। ओके, विद्वानों का दूसरा वर्ग भारतेंदु के एकांकियों। देखिए, अब भारतेंदु के एकांकी हैं अंधेर नगरी, विस्मय, विस्मोत्थम, वैद्य की हिंसा नभावती से हिंदी एकांकी की परंपरा स्थापित करते हैं। इन एकांकी नाटकों की रचना संस्कृत एकांकियों के अनुसरण पर की गई है। इन्हें आधुनिक एकांकी का प्रारंभिक रूप तो कह सकते हैं, परंतु इन नाटकों में क्या था कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जो विकसित रूप है वह निश्चय ही पाश्चात्य एकांकियों की देन है। अब देखिए, विद्वानों का जो तीसरा वर्ग है द्विवेदी युग में, अब द्विवेदी युग जो है वो एकांकी नाटक का तीसरा वर्ग है। मेषुदर्शन चरित्र, राजपूत की हार, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, रामन नरेश त्रिपाठी, कृष्ण स्वप्नों के चित्र, उर्गकृत, चार विचार एवं अफजल वध एकांकियों से इस परंपरा को मानते हैं।
आधुनिक एकांकी नाटक के तत्वों संकलनत्रय, लक्ष्य की एक निष्ठा, अंतर्द्वंद आदि की दृष्टि से ये एकांकी एकदम शिथिल है। इन्हें भी हिंदी एकांकी नाटक का जनक नहीं माना जा सकता। उसके बाद देखिए विद्वानों का जो चौथा वर्ग है वो सन 1929 से प्रसाद युग से कृत एकांकी नाटक एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक माना जाता है। यानी कि जो चौथा वर्ग है उनके अनुसार जो एक घूंट है उसे हिंदी का मतलब प्रथम एकांकी मानी जाती है। एक घूंट वस्तुतः एकांकी नाटक में के बहुत निकट दिखाई देता है। यानी जो ये एकांकी है इसमें इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ ये एकांकी नाटक के बहुत ही नजदीक है और ये हिंदी का प्रथम नाटक हो सकता है। अब देखिए आधुनिक एकांकी के बारे में देखते हैं। आधुनिक एकांकी की जो परंपरा है वो 1930 में डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी बादल की मृत्यु से शुरू होती है। यानी कि अगर आपके पेपर में पूछ दे कि आधुनिक एकांकी नाटक की परंपरा कब से शुरू होती है तो सन 1930 लिखिएगा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो लिखी गई एकांकी बादल की मृत्यु तो लिख दीजिएगा यहीं से शुरू होती है और इसी को मानी जाती है। इसके उपरांत आधुनिक एकांकी लेखन को सन 1938 में प्रकाशित हंस के एकांकी अंक से वास्तविक मार्गदर्शन एवं दिशा बोध प्राप्त हुए। उक्त अंक में प्रथम बार श्रेष्ठ लेखकों ने श्रेष्ठ एकांकी नाटक एक साथ प्रकाशित हुए थे और एकांकी नाटक से संबंधित उच्च स्तरीय समालोचनाएं सामने आई थी। देखिए आपके अगर वेरी शॉर्ट में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ दे आधुनिक नाटक को परिभाषित कीजिए या आधुनिक नाटक की परंपरा कब से शुरू हुई तो आप ये और यहाँ तक इतना लिख दीजिएगा। छोटा सा इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा क्योंकि जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए आपका जो अगली हिंदी गद्य की विधा है वो है आलोचना। आलोचना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कि आलोचना क्या है। देखिए आलोचना निष्पक्ष दृष्टि से की गई किसी कृति की वह परख है जो कृति के गुणों और दोषों का सही दिग्दर्शन कराकर उसके महत्व एवं मूल्य का आंकलन कराती है। समाज की कृति और कृतिकार के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराती है और संस्कृतियों के जो पठन पाठन की प्रेरणा है उसको जागृत करती है तथा जो कवि और लेखक हैं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करना अपना धर्म समझती है। तो आलोचना क्या है आप इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो देखिए अब आलोचना क्या है, इसमें कुछ अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपना परिभाषा दिया है। तो देखिए इसमें आचार्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि इसको आलोचना को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने अपने अनुसार एक परिभाषा दी है कि साहित्य के क्षेत्र में जो लिटरेरी स्कोप है, लिटरेचर का जो क्षेत्र है उसमें ग्रंथ को पढ़कर अगर उसके गुण और दोषों का हम विवेचन करें और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाती है। समझ में आया? अगर कोई ग्रंथ है साहित्य के क्षेत्र की हम उसको पढ़ें, अब उसमें क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, गुण और जो दोष है उसमें हम उसका विवेचन करें, उसको एनालाइज करें और उसमें फिर अपना जो मत है हमारे अकॉर्डिंग हम इसमें हमें क्या पढ़कर लगा तो उसको प्रस्तुत करें तो वो आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तभी वो आलोचना को व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र का मत है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है देखते हैं। किसी कृति की विशेषताओं पर विचार करना, उसकी उपलब्धियों एवं प्रभाव का मूल्यांकन करना। कोई कृति है उसकी हम विशेषताओं पर विचार करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी जो भी उपलब्धि है एवं उसके जो भी प्रभाव है उसको हम मूल्यांकन करेंगे। सहृदय के हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। उसकी श्रेष्ठता अथवा उसके प्रभाव के विषय में अगर हम कोई निर्णय देंगे या निर्णय देना, उसे श्रेणीबद्ध करना आदि अनेक कार्य आलोचना के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आलोचना क्या है आप समझ गए और आलोचना एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये दोनों डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए जो आपकी अगली हिंदी गद्य की विधा है वो है निबंध। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको हर विधा पढ़ना जरूरी है, इसलिए जितनी भी क्लास मैं लाती हूँ आप उसको डेली कीजिए और डेली पढ़िए क्योंकि आपके पेपर में कहीं से भी कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस का उठाकर दिया जा सकता है। इसीलिए तो मैं कोई टॉपिक आपका नहीं छोड़ती हूँ, सभी टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ। तो अब देख लेते हैं निबंध क्या है। विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली जो गद्य की रचना है वो निबंध कहलाती है। हिंदी निबंध का श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से माध्यम से हुआ था। जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था तो उसी में हुआ था। हिंदी निबंध विकास के 4 सोपान हैं।
पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। हमने जब निबंध का उद्भव और उसका विकास पढ़ा था आपके यूनिट नंबर 1 में, तो हमने उसमें अलग अलग ही जो युद्ध हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्लोत्तर, तो उसमें कौन से लेखक थे, निबंध जो लिखे, कौन कौन सा निबंध लिखा, हमने सब देख लिया है। तो आप वो उस वाले टॉपिक को प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा। बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी गद्य, इसी नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक चला, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, और शुक्लोत्तर युग जो युग था जो 1940 से अब तक चल रहा है। भारतेंदु युग निबंध रचना का प्रारंभ स्वीकारा गया है, यानी कि ये माना गया है कि यहीं से जो है हिंदी निबंध की शुरुआत हुई, उसकी रचना शुरू हुई। युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल के नाम से उल्लेखनीय है, यानी इन्होंने भी बहुत से निबंध लिखे हैं, ये निबंधकार के रूप में हिंदी में प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी युग के सुपरिचित निबंधकार हैं आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं बाबूलाल गुलाब राय। एग्जाम में अगर पूछ दे द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए, वेरी शॉर्ट में पूछ देता है अक्सर, तो आप ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए द्विवेदी युग निबंध परिमार्जन का युग है। सरस्वती पत्रिका की प्रकाशन तिथि 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका की प्रकाशन तिथि कब से मानी जाती है? तो 1900 ईस्वी से। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी तथा डॉक्टर विधानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के 3 प्रमुख निबंधकार हैं। हर युग के निबंधकार के नाम आपको याद रखने हैं, बार बार आपसे बता रही हूँ क्योंकि निबंधकारों के नाम जरूर पूछे जाएंगे। छायावादी युग के निबंधकार में रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामरिच बोनीपुरी तथा महादेवी वर्मा हैं। छायावादोत्तर युग के निबंधकार के रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगे तथा विद्यानिवास मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। हर युग के हर निबंधकार के नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अगला इसमें जो हिंदी गद्य की अगली विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। और देखिए यात्रा वृत्तांत क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए यात्रा वित्त से तात्पर्य एवं स्वरूप। देखिए यात्रा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए यात्रा का मतलब ट्रेवल होता है, जो हम ट्रेवल करते हैं। सृष्टि से जन्म से आज तक मनुष्य ने निरंतर अनेकानेक यात्राएं की हैं। देखिए हर मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफर करता है, कुछ किसी कार्य से, किसी कारण से, छोटी बड़ी आवश्यकताओं से करता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक छोटी बड़ी यात्राएं करता है। उनकी इन यात्राओं के पीछे देखिए कोई ना कोई कार्य होता है, कारण होता है, विवशता होती है या फिर आवश्यकता रहती है। किसी न किसी जरूरत से ही इंसान क्या है, कोई यात्रा करता है, जिससे प्रेरित होकर यह यात्राएं करता है। कुछ लोगों को देखिए यात्रा करना बहुत कष्टप्रद प्रतीत होता है। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं या फिर किसी भी काम से अगर हम कहीं दूर जाते हैं, यात्रा पे ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है कि हम अपना घर छोड़कर जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। और उसी के अपोजिट कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ व्यक्ति यात्रा करने के क्या है, बहाने ही ढूंढते रहते हैं कि बस कोई मौका मिले और हम घूमे फिरे यात्रा करें। होते हैं ना कुछ लोग। कौन कौन ऐसा है जिन्हें घूमना फिरना ट्रेवल करना बहुत पसंद है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सबसे भिन्न कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो यात्रा को ही अपने जीवन का धर्म मानकर उद्देश्य बना लेते हैं और क्या करते हैं, वो यात्राएं करते रहते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को साहित्य की भाषा में यायावरी प्रवृत्ति कहा जाता है। और देखिए जो कुछ व्यक्ति जब यात्रा करते हैं तो उसको लिखते भी है एक सीक्वेंस में, क्रमबद्ध में, अपनी यात्रा का पूरा वर्णन भी करते हैं। उसी को साहित्य भाषा में क्या कहा जाता है, यायावरी प्रवृत्ति कहा जाता है। यात्रा काल में यायावर को साहस, संघर्षशीलता, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलन बना देने की क्षमता, आकस्मिक विपदाओं में धैर्य धारण करना आदि गुणों की आवश्यकता होती है। प्रकृति का मनोरम सौंदर्य और मार्ग को प्राकृतिक दृश्यों की झांकी सामान्य जनों का ध्यान भले ही आकर्षित न करती हो, किंतु साहित्यिक यायावर को वह विस्मित कर विमुग्ध बना देती है और यह तन्मय हो जाता है। इसी कारण उसका यात्रा साहित्य अनूठा बन जाता है। इस संबंध में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी का कथन है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए
तो आप यात्रा का वर्णन इसी तरह से कीजिएगा कि ये हिंदी साहित्य में से यायावरी प्रवृत्ति कहा जाता है। कुछ व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन है, कुछ यात्रा करते हैं, किसी को ये बहुत कष्टप्रद प्रतीत होती है, किसी न किसी के कारण होते हैं यात्रा करने के। इस तरह से लिखने के बाद आप डॉक्टर विश्वनाथ द्वारा ये दी गई परिभाषा को जरूर लिखिएगा, उनके कथन को। देखिए ये लिखते हैं कि कलाकार स्वभावत यायावर होता है, उसकी आत्मा एक शाश्वत यात्री है जिसके लिए कोई विराम नहीं है। वह सदैव कल्पना लोक की यात्राएं किया करता है। वास्तविक जीवन में भी भ्रमण उसके लिए प्रिय होता है। गति उसके लिए प्राण संचार की पहली शर्त होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है और एग्जाम में आपको लिखना होगा, पूछा जाएगा। तो देखिए हम पढ़ रहे यात्रा वृतांत क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं यात्रा करता है उस यात्रा का पूरा वर्णन करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कि कुछ लोग को यात्रा करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यात्रा करने का सिर्फ बहाना चाहिए ताकि वो घूमे फिरे, मतलब किसी भी बहाने से। देखिए इसमें सबसे भिन्न कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। एक तो हो गया जिन्हें घूमना फिरने का बहाना चाहिए, एक हो गया जिसे काफी मुश्किल लगती है यात्रा। अब इसमें सबसे अलग व्यक्ति वो है जो कि यात्रा को ही अपने जीवन का धर्म मान लेता है और उसी को अपना उद्देश्य बना लेता है कि उसे सिर्फ अपने जीवन में यात्रा ही करनी है। तो उसकी इस प्रवृत्ति को, यानी उसकी इस सोच को, उसने ये जो अपने धर्म बना लिया है यात्रा करने को, तो उस व्यक्ति को साहित्य की भाषा में बोला जाता है यायावरी प्रवृत्ति। तो याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना होगा। इसको मैंने इसलिए अच्छे से समझा दिया दोबारा से, ताकि जिनको नहीं समझ में आया था वो अच्छे से समझ जाए कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। तो यात्रा वृतांत उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपसे पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में लिख लेंगे। तो इसी तरह मैं लगातार आपकी सभी यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी और मॉडल पेपर भी आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगी इसका, कि एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है। तो आप अपनी सभी यूनिट्स को पढ़ने के चैनल से जुड़ जाइए। और इसके अलावा आपके बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री सभी की क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। आपके बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लिए मेरा चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।